बहनों, मंगलवार को मैंने आपको वितान पुस्तक से जूझ नामक कहानी पढ़ाई थी, जिसके लेखक थे आनंद यादव, और उसका हिंदी में अनुवाद किया था केशव प्रथमवीर ने। यह कहानी मराठी भाषा में लिखी गई थी। ध्यान दीजिए, प्रश्न इस तरह से भी आ सकते हैं कि यह कहानी किस भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि इसका अनुवाद हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्रश्न आप नोट कर लें कि जूझ नामक कहानी किस भाषा में लिखी गई थी। तो उत्तर होगा जूझ नामक कहानी मराठी भाषा में लिखी गई थी। हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया था? तो उत्तर है हिंदी में अनुवाद इसका केशव प्रथमवीर ने किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये दो प्रश्न आप ध्यान से नोट कर लें, और फिर आगे मैं पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर मैंने ढूंढ लिए हैं नेट से, और वही मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। उत्तर: पाठ का शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष करना। जूझ का मतलब क्या हुआ? संघर्ष करना। इसमें कथानायक आनंद ने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ दत्ता राव के पास जाती हैं। दत्ता राव जो वहाँ के प्रमुख होते हैं उस गांव के, उनके पास दोनों लोग जाते हैं, माँ बेटा, आनंद खुद और उसकी माँ अपनी समस्या को रखते हैं, और समस्या रखने के बाद वे दत्ता साहब उनके पिताजी को बुलाते हैं और उन्हें पढ़ाई के लिए, बच्चे को भेजने के लिए उनको कहते हैं। उनके तमाम तर्कों को दत्ता राव काट देते हैं, और क्योंकि वे मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई, पढ़ना लिखना एक अच्छी बात है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे समाज में स्थान नहीं मिलता है, इसलिए वे पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान देते हैं। तो दत्ताजी राव सरकार के पास जाते हैं, और वे दत्ताजी राव सरकार उनके पिताजी दादा को बुलाते हैं, और दादा को दत्ता राव जी पूरी तरह समझाते हैं। उनके द्वारा दिए जाने वाले अनेक तर्कों को वे काट देते हैं। वो जब कहता है कि भाई, दादाजी कहते हैं कि भाई ये तो फिल्म देखने चला जाता है, सामान बेच देता है, तो आदि तमाम तर्क देते हैं। तो दत्ता राव जी कहते हैं ठीक है, बच्चा है, कर लिया होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसकी पढ़ाई बाधित कर दी जाए। तो इस तरह से वो संघर्ष करते हुए तमाम दादाजी ने शर्तें लगा दी कि जी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा, इधर उधर घूमे तो तुम्हारी पढ़ाई छुड़ा देंगे। सुबह उठ के बस्ता लेकर जाना स्कूल, एक खेत पर, और स्कूल का समय होने पर स्कूल पहुंच जाना, फिर वहां से लौट कर आना, बस्ता घर पे रखना, और फिर खेत पर आ जाना, आदि उनको काम में, उनके द्वारा जो काम करवाने वाले थे उसमें कोई कमी नहीं है। ढोर चराना, खेती में काम करना आदि, ये सारे काम वो स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसके मन में पढ़ाई के प्रति रुचि थी। तो इस तरह से आनंदा के पिता ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया, लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का एक उद्देश्य दिया था। उसने अपने विद्यालय जाने के लिए पिता की जो शर्तें मानी थी, मैंने आपको बता दिया, उनका पालन किया। वह विद्यालय जाने से पहले बस्ता लेकर खेतों में पानी देता, वह ढोर चराने भी जाता। ढोर मीन्स जानवर। उसके पिता ने उसका पाठशाला जाना बंद करवा दिया था, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी, पूरे आत्मविश्वास के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और सफल हुआ। आनंदा ने मास्टर सौंदर्यकर
से प्रभावित होकर काव्य में रुचि लेना प्रारंभ किया। इससे उसमें पढ़ने की लालसा, वचनबद्धता, आत्मविश्वासी एवं कर्मठ था तथा कविता के प्रति झुकाव आदि चारित्रिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो इसकी चारित्रिक विशेषताएं भी इसमें दी गई हैं। अलग से कोई प्रश्न आ जाए कि आनंदा अर्थात जूझ पाठ के लेखक की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा कि इसमें जूझ पाठ के लेखक आनंदा या आनंद यादव में निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताएं थीं। पहला, पढ़ने की लालसा, दूसरा, वचनबद्धता, आत्मविश्वासी एवं कर्मठता तथा कविता के प्रति झुकाव। तो ये उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। तो इस तरह से इस एक प्रश्न में 2 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। यह शीर्षक कथानायक की किस केंद्रीय चारित्रिक विशेषता का उजागर करता है। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए और दोनों के उत्तर इसमें दिए गए। दूसरा प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो सीधी सी बात है, सांदलगेकर मराठी के अध्यापक सांदलगेकर जी जब अपनी मराठी भाषा को पढ़ाते थे तो वे कविताओं को बड़े रसमय पढ़ाते थे, गाकर पढ़ाया करते थे। जैसे मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को कविता को। मैं एक बात कहता हूँ ना कि कविता को गाकर ही पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कविता का भाव तभी उत्पन्न होता है जब उसके रस में डुबकी लगाई जाए। तो मराठी भाषा के अध्यापक सांदलगेकर कविता के अच्छे रसिक थे और मर्मज्ञ भी थे। वे कक्षा में सस्वर कविता का पाठ किया करते थे। लय तथा छंद, गति, आरोह अवरोह आदि का उन्हें पूर्ण ज्ञान था। उनसे प्रेरित होकर लेखक कुछ तुकबंदी करने लगा। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि वे अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकते हैं। धीरे धीरे उनमें कविता रचने का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लेखक ने देखा था कि उनके अध्यापक सांदलगेकर के घर के दरवाजे पर एक लता बेल लटकी हुई है और उसके विषय में एक कविता लिखी गई है। तो यह देखकर उनके मन में विचार आया कि जब इस बेल के ऊपर हमारे अध्यापक कविता लिख सकते हैं तो हमें भी बहुत से दृश्य खेतों में ऐसे मिलते हैं कि जिन पर हम कविता लिख सकते हैं। तो ऐसे उनके मन में कविता लिखने का भाव जागृत हुआ और उनके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ने लगा कि मैं भी कविता लिख सकता हूँ, मैं भी कवि बन सकता हूँ। कभी कोई ऊपर से देवदूत नहीं होता है, हम जैसा ही कोई मनुष्य, हाड़ मास का बना हुआ मनुष्य होता है। तीसरा, श्री सांदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो सबसे पहले तो कविता को गाकर पढ़ा करते थे क्योंकि वे स्वयं कवि थे। उनका स्वर सुरीला था, उन्हें लय, ताल, छंद आदि का ज्ञान था और पुरानी मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थीं। पहले वे एक आध गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। तो इस तरह से उनकी अनेक विशेषताएं थीं। उन्हें अनेक मराठी कवियों की रचनाएं स्वयं को याद थीं और स्वयं भी रचना किया करते थे और अभिनय के साथ वे कविता को पढ़ाया करते थे। आनंदा को कविता या तुकबंदी लिखने के प्रारंभिक काल में उन्होंने उसका मार्गदर्शन व सुधार किया, उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे वह धीरे धीरे कविताएं लिखने में कुशल होकर प्रतिष्ठित कवि बन गया था। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। कविता के प्रति लगाव से पहले, जब उसका कविता में लगाव नहीं था तो उसे एकाकीपन खलता था। गाय चराते समय, खेतों में पानी देते समय उसे लगता था हम अकेले हैं, कोई हमें बात करने वाला मिल जाए। लेकिन जब कविता के प्रति लगाव हुआ, वह स्वयं भी कविता लिखने लगा, तो उसे लगने लगा कि अब मुझे एकाकी रहना चाहिए, क्योंकि वह उन कविताओं को जो उच्च स्वर में गाना चाहता था, उस कविताओं के रस में डूबा रहना चाहता था। तो कविता के प्रति लगाव के बाद से उसे एकाकीपन खलने नहीं लगा, बल्कि एकाकीपन अच्छा लगने लगा, क्योंकि वे अपनी उन कविताओं को रचने में उसे एकांत मिल जाता था और कविताओं को गाने में उसे एकांत मिल जाता था। कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक
ढोल ले जाते समय, खेत में पानी डालते और अन्य काम करते समय अकेलापन महसूस करता था। कविता के प्रति लगाव के बाद वह खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय कविताओं में खोया रहता था और धीरे धीरे वह स्वयं तुकबंदी करने लगा। अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा था। वह अकेले में कविता गाता, अभिनय व नृत्य करता था, तो कविता के आनंद में आनंदित होने लगा था। अब है 5वां प्रश्न। आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का तर्क सहित उत्तर दें। आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था। तो एक सहज बात है, पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का, बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके अनेक मार्ग खुलते हैं और उसमें एक गंभीरता आ जाती है, स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत होती है। वह कहीं अच्छी नौकरी के लिए जाना चाहे तो नौकरी भी के लिए सफल हो सकता है। तो पढ़ाई के प्रति दत्ताजी राव और लेखक का मत, दोनों के रवैया बिल्कुल उचित ही था और लेखक के पिता का जो रवैया था पढ़ाई के प्रति वो बिल्कुल गलत था। वे सोचते थे कि बेटा केवल घर के काम में ही लगा रहे, खेती, ढोर जंगल आदि को चराने, पानी खेतों में पानी देना आदि में लगा रहे। वो सोचता था कि पढ़ाई लिखाई से कोई बैरिस्टर नहीं बन जाता, बैरिस्टर या वकील नहीं बन सकता है। बोले खेती करोगे तो खेती में अन्न उपजेगा, कोल्हू गन्नों को पेरों पेराई में लग जाओ तो उससे पैसा आएगा, 4 पैसे कमाए जाएंगे। और जहाँ खेती पढ़ाई लिखाई में चला जाएगा तो दादा सोचते थे कि ये खेती के काम से विमुख हो जाएगा। तो लेखक का मत है कि जीवन भर खेतों में काम करके कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। अगर मैं पढ़ लिख गया तो कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी या कोई व्यापार करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। दत्ताजी को जब पता चलता है लेखक के पिताजी उन्हें पढ़ने से मना करते हैं तो राव पिताजी को बुलाकर खूब डांटते हैं और कहते हैं कि तू सारा दिन क्या करता है, बेटे और पत्नी को खेतों में जोत कर तू सारा दिन सांड की तरह घूमता रहता है। कल से बेटे को स्कूल भेज, अगर पैसे नहीं हैं तो फीस मैं दूंगा। पिताजी दत्ताजी राव के सामने हाँ करने के बावजूद भी वे आनंद को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे। हमारे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया लेखक के पिता की सोच से कहीं अधिक ठीक था। मैंने भी कुछ आपको बताया इसके अतिरिक्त भी, तो उस तरह से मिश्रित करके आपको उत्तर लिखना चाहिए। अंत में दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डालने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता अनुमान लगा। यदि झूठ का सहारा नहीं लेते, वो पता चल जाता कि ये दादाजी की शिकायत करने गए हैं, दोनों पत्नी माँ बेटे दोनों शिकायत करने गए हैं, तो वह घर में और कोहराम मचा सकता था। पढ़ने लिखने तो भेजता ही नहीं, कोहराम मचा सकता था, उत्पात मचा सकता था, माँ बेटा दोनों को पीट भी सकता था, मतलब कुछ भी कर सकता था। इसलिए इन दोनों ने झूठ का सहारा लिया कि दत्ता साहब ने सब्ज़ी मंगाई थी, सब्ज़ी देने के लिए वहाँ गए थे तो उन्होंने आपको बुलाने के लिए कहा था। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेते, सच बताते कि उन्होंने दत्ताजी राव से पिता को बुलाकर लेखक को स्कूल भेजने के लिए कहा है, तो लेखक के पिताजी उनके घर न जाते, उल्टे माँ बेटे की पिटाई कर देते, लेखक को खेती में झोंक देते। तो इस तरह से ये प्रश्न हुए आपके। अब कुछ प्रश्न नोट कीजिए आप। ये प्रश्न मैं लिखकर नहीं भेजूंगा, आपको ही करना है। पहला प्रश्न, ये किस भाषा में लिखी गई है? मैंने पहले भी बोल दिया था किस भाषा में लिखी गई है, तो यह मराठी भाषा में लिखी गई है। जूझ नामक कहानी मराठी भाषा में लिखी गई है। इसके लेखक का क्या, दूसरा प्रश्न, इसके लेखक का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न, इसके लेखक का क्या नाम है? तो इसके लेखक का नाम आनंद यादव है। और अगला, जूझ नामक कहानी को हिंदी में किसने अनुवादित किया?
जूझ नामक कहानी का अनुवाद हिंदी में किसने किया? तो जूझ नामक कहानी का अनुवाद हिंदी में जूझ नामक कहानी का अनुवाद हिंदी में केशव प्रथम वीर ने किया। जूझ नामक कहानी का हिंदी में अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया। किसने किया है? केशव प्रथम वीर ने किया। ठीक है ना। और इसमें प्रश्न एक आध और हम बोल देते हैं आपको। जैसे जूझ पाठ में लेखक क्यों परेशान व दुखी था? जूझ पाठ में लेखक, प्रश्न लिखिए, जूझ पाठ में लेखक क्यों परेशान व दुखी था? जूझ पाठ में लेखक क्यों परेशान व दुखी था? तो सीधी सीधी बात, उसको पढ़ाई से विमुख किया जा रहा था, इसलिए वह परेशान था, अर्थात उसके दादा उसे पढ़ने के लिए मना करते थे। जूझ पाठ में लेखक क्यों परेशान व दुखी था? तो उत्तर क्या लिखेंगे? उसके दादा उसे पढ़ने लिखने के लिए मना करते थे। ठीक है ना। एक इसमें आया अनंत काणेकर की कविता की पहली पंक्ति, चांद रात पसरिते पांढरी गाया धरणी वरी। अनंत काणेकर की कविता की, अनंत काणेकर की कविता की पहली पंक्ति, चांद रात पसरिते पांढरी गाया धरणी वरी किस छंद में रची गई थी? तो इसी में पुस्तक में ही दिया गया है, केशव करणी जाति छंद में रची गई थी। किसमें? केशव करणी जाति छंद, केशव करणी जाति छंद में। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्नों के उत्तर आप लोग तैयार कीजिएगा। मैंने आपको ये पाठ पूरा तैयार करा दिया, इसके प्रश्नोत्तर भी हो गए। जो द्वितीय मासिक में आपके प्रश्नोत्तर आने हैं या पाठ्यक्रम है, वो संचार माध्यम का हो, अभिव्यक्ति और माध्यम से हो या आरोह से हो, इन सब के पूरा पाठ्यक्रम हो गया है। आप लोग अभ्यास करें। मैं बीच बीच में कल शनिवार को मैं आपसे मौखिक प्रश्न पूछूंगा और इसके उपरांत अगले मंगलवार को, शनिवार के बाद, मैं एक गूगल फॉर्म पर प्रश्न पत्र बनाकर भेजूंगा, जिसे आपको हल करके तुरंत लॉगिन करना है। 20 मिनट का समय दिया जाएगा, उसके बाद आपका लॉगिन नहीं होगा और 20 मिनट के अंदर ही प्रश्न आ जाना चाहिए। आप कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, जिनका नहीं आ पाएगा उनको अनुपस्थित दर्ज कर दिया जाएगा। ये आप समझ के चलिए कि ये प्रैक्टिकल ही तैयारी हो रही है। आपके इन्हीं से आधार पर हम प्रैक्टिकल में नंबर आपको देंगे। आपने अभी तक 12th के भैया बहनों ने अभी तक वॉइस प्रोजेक्ट हमें बनाकर नहीं भेजा है। मैंने कहा था कि 5 मिनट के समाचार का वाचन करते हुए अपना वीडियो बनाकर भेजें। सभी भैया बहन ध्यान दें, ये शनिवार तक मेरे पास आ जाने चाहिए। 5-5 मिनट का वीडियो बनाकर समाचार पढ़ते हुए टीवी पर आप देखें कि कैसे समाचार पढ़े जाते हैं। तो 5 मिनट का वीडियो आपका फ़ोटो आना चाहिए, समाचार बनाते हुए, पढ़ते हुए, जैसे समाचार वाचक वाचिका पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हुए अभ्यास करके एक बार फिर मेरे व्हाट्सएप पर डालें। मैं इसको कंप्यूटर में डाल दूँगा तो मेरा मोबाइल खाली हो जाएगा, लेकिन आप लोग 5-5 मिनट का वीडियो बनाकर अवश्य भेजें। हरिओम, नमो नारायण, सभी को